Hello and welcome viewers and students. Today we are going to analyze paper 025838 of our series। हमारे प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न पत्र संख्या 838 का विश्लेषण, पेपर 838। आपकी स्क्रीन्स पर पहला सवाल, सवाल संख्या 76। अब हमारा निर्देश है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। नीचे दिए गए वाक्य के किसी एक सेगमेंट, किसी एक खंड में कोई ग्रामेटिकल एरर है, व्याकरणीय अशुद्धि है और वही खंड हमारा आंसर होगा, वही सेगमेंट हमारा आंसर होगा। पढ़ते हैं। द सीजर इज लाइंग ऑन द टेबल। लाइंग का अर्थ होता है पड़े होना, कैंची टेबल पर पड़ी है। वाक्य में निसंदेह एरर खंड ए में है, विद्यार्थी ध्यान दें। सीजर इज नहीं, द सीजर्स आर होना चाहिए था। इस बिंदु पर विशेष ध्यान दें। सीजर्स, पेंट्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, जीन्स, प्रेमिसेस, इंग्लिश में कुछ ऐसी नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखी जाती हैं। विद्यार्थी ध्यान दें, सीजर्स में 2 ब्लेड्स होते हैं, ये एक प्लूरल नाउन है और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल फॉर्म की होगी, अर्थात ज़रूरत पड़ने पर इज नहीं आर लेंगे, वॉज नहीं वर लेंगे, हैज़ नहीं हैव लेंगे। हमारा करेक्शन खंड ए के सीमा क्षेत्र में है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक किए जाने के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, द सीजर्स आर लाइंग ऑन द टेबल। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77, फिर से वही निर्देश है। हमारा आंसर वही सेगमेंट होगा जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि है। तो पढ़ते हैं, द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन। विद्यार्थी ध्यान दें, सर्कुलेशन का अर्थ है परिसंचरण। किसी समाचार पत्र या न्यूज़पेपर की जितनी कॉपीज या प्रतियां बिकती हैं वो उसका सर्कुलेशन है। द स्टेट्समैन एक अखबार है अंग्रेजी भाषा का। इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर नहीं, ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर न्यूज़पेपर होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, द स्टेट्समैन एक अखबार है और अखबार की तुलना किसी भी अखबार से नहीं, किसी भी अन्य अखबार से हो सकती है। जैसे यू आर बेटर देन एनी स्टूडेंट नहीं, यू आर बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। हमारा आंसर खंड सी होगा, एनी न्यूज़पेपर नहीं, एनी अदर न्यूज़पेपर होना चाहिए था। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78, अब की बार मिला है फिल इन द ब्लैंक का एक प्रश्न। पढ़ते हैं, ही डैश हर दैट शी वुड पास द एग्जामिनेशन। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, अश्योर्ड। He assured her that she would pass the examination। विद्यार्थी ध्यान दें, ऑप्शन डी assured का अर्थ है आश्वासन देना। उसने उसे आश्वासन दिया या आश्वस्त किया कि वो परीक्षा पास कर लेगी या परीक्षा में पास हो जाएगी। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए इंश्योर का अर्थ है बीमा करना। ऑप्शन बी इंश्योर का अर्थ है पक्का करना या सुनिश्चित करना, जबकि ऑप्शन सी अस्यूम का अर्थ है मान लेना। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79, एक बार फिर से फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है। पढ़ते हैं, द डैश चोजन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन है निर्माण, बिल्डिंग है इमारत। इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी। विद्यार्थी ध्यान दें, द हार्ट ऑफ द सिटी का अर्थ है शहर का केंद्रीय या बहुत महत्वपूर्ण भाग। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, साइट। साइट का अर्थ है कोई स्थल या स्थली। तो द साइट चोजन फॉर द कंस्ट्रक्शन, निर्माण के लिए जो स्थल चुना गया है वो शहर के हार्ट में है, शहर के केंद्र में है। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए साइट का अर्थ है उल्लेख करना या उद्धृत करना, इसके लिए एक बेहतरीन सिनोनिम हो सकता है कोट। ऑप्शन सी स्लाइट का अर्थ है ज़रा सा या थोड़ा सा। और ऑप्शन सी साइट का अर्थ है दृष्टि, जैसे आई साइट नज़र। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80, निर्देश है फाइंड द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। हमारा निर्देश है हम प्रश्न शब्द के पर्यायवाची या सिनोनिम का पता करें। क्वेश्चन वर्ड है सीज, जिसका अर्थ होता है बंद होना। जैसे आप युद्ध को रोकते हैं तो आप सीज फायर कर रहे हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू का अर्थ है किसी होते हुए काम को रोकना, बंद करना। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए कंटिन्यू तो प्रश्न शब्द का एंटोनिम है, विलोम शब्द है। सीज ऑप्शन सी का अर्थ है जब्त करना और अंतिम ऑप्शन हाइड का अर्थ है छिपाना। हमारा आंसर ऑप्शन बी, डिसकंटिन्यू ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81, निर्देश है चूज द वर्ड विच इज ओपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब की बार हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो प्रश्न शब्द का एंटोनिम है या विलोम शब्द है।
क्वेश्चन वर्ड है जेनिथ, जिसका अर्थ होता है शिखर या उच्चतम बिंदु। हमारा आंसर होगा अंतिम ऑप्शन डी, नेडियर। विद्यार्थी इस शब्द के उच्चारण पर भी ध्यान दें, शब्द का प्रोनाउंसिएशन है नेडियर। नेडियर का अर्थ है निम्नतम बिंदु। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। पिनकल और एक्मी दोनों ही प्रश्न शब्द के सिनोनिम्स हैं। इनका अर्थ है शिखर या उच्चतम बिंदु, जबकि ऑप्शन बी क्राइसिस का अर्थ है संकट। हमारा आंसर ऑप्शन डी नेडियर ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82, फिर से वही निर्देश है, प्रश्न शब्द का ओपोजिट या एंटोनिम बताएं। हमारा आंसर वो शब्द होगा जो प्रश्न शब्द से विलोम या उल्टा अर्थ रखता हो। प्रश्न शब्द है इंटेंशनल, जिसका अर्थ है जानबूझकर किया गया। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए एक्सीडेंटल, जिसका अर्थ है संयोगिक रूप से या अकस्मात होने वाला। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन बी डिलिबरेट प्रश्न शब्द का सिनोनिम है, जिसका अर्थ है जानबूझकर किया गया या इंटेंशनल। ऑप्शन सी कॉन्सेंट्रेटेड का अर्थ है संकेंद्रित, और अंतिम ऑप्शन डी ब्रोकन का अर्थ है टूटा हुआ। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83, निर्देश है दी गई इडियम या मुहावरे का अर्थ बताएं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो दिए गए इडियम या इडियोमैटिक एक्सप्रेशन का सही अर्थ देता हो। पढ़ते हैं मेक अ किलिंग। टू मेक अ किलिंग का अर्थ होता है बहुत सी कमाई करना, बहुत सा पैसा बनाना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी टू मेक अ लॉट ऑफ मनी क्विकली, बहुत सा पैसा जल्दी से कमाना या बनाना। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है लूज अ लॉट ऑफ मनी क्विकली। नहीं, ये तो प्रश्न शब्द का विलोम हुआ, उल्टा हुआ, इडियम का विलोम अर्थ रखने वाली ये परिभाषा हुई। ऑप्शन बी कहता है रीच समवेयर क्विकली, कहीं तुरंत पहुंचना, बिल्कुल नहीं। मर्डर समवन क्विकली, नहीं। हमारी प्रश्न इडियम या मुहावरे मेक अ किलिंग का अर्थ है टू मेक अ लॉट ऑफ मनी क्विकली, बहुत सा पैसा जल्दी से कमा लेना, बना लेना। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84, फिर से वही निर्देश है दी गई इडियम का अर्थ बताएं। तो पढ़ते हैं हैंड इन ग्लव। हैंड इन ग्लव का अर्थ होता है किसी के बिल्कुल परस्पर सहयोग से या फिर किसी के साथ साठ-गांठ करके। अगर दो लोग आपस में साठ-गांठ करके किसी नेक्सस, कलूजन या एसोसिएशन में काम कर रहे हैं तो दोज पीपल आर सेड टू बी वर्किंग हैंड इन ग्लव और दे आर सेड टू बी हैंड इन ग्लव। हमारा आंसर होगा इन क्लोज एसोसिएशन, आपस में बहुत करीबी संपर्क या सहयोग के साथ काम करने वाले। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। नॉन कोऑपरेटिव, जो सहयोग नहीं कर रहा हो। सरेप्टिशियसली, विद्यार्थी ध्यान दे, बड़ा अच्छा शब्द है। सरेप्टिशियसली का अर्थ है गुप्त रूप से या सीक्रेटली, जबकि अंतिम ऑप्शन डी ऑन बैड टर्म्स का अर्थ है जिनके आपस में ताल्लुकात अच्छे ना हो। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85, अब की बार निर्देश है सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव और पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें एक वाक्य मिला है और साथ में निर्देश मिला है कि हम दिए गए वाक्य के वॉइस को बदलें। तो पढ़ते हैं साइंटिस्ट्स विल कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का अर्थ है प्रयोग। टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द हाइपोथेसिस का अर्थ है अवधारणा या परिकल्पना। यदि कोई वैज्ञानिक एक थियरी प्रतिपादित करता है तो उसे कहेंगे हाइपोथेसिस। जब एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो वैलिडेट हो जाए, प्रमाणिक हो जाए, तो उसे कहेंगे प्रिंसिपल। वाक्य पर पुनः आते हैं। साइंटिस्ट विल कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्यों? टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, उस अवधारणा या परिकल्पना की जांच करने के लिए। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले दिए गए वाक्य के टेंस को पहचाने और वॉइस को भी। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टेंस हुआ सिंपल फ्यूचर टेंस और वाक्य का वॉइस है एक्टिव। ऐसी सूरत में हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इस वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलता हो और वाक्य रचना होगी विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी हो सकता है। द एक्सपेरिमेंट विल बी कंडक्टेड बाय द साइंटिस्ट्स टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट आयोजित किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उनको रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है एक्सपेरिमेंट्स विल कंडक्टेड, नहीं, विल बी कंडक्टेड होना चाहिए और हमारा
प्रश्न शब्द जो सब्जेक्ट है एक्सपेरिमेंट सिंगुलर है ना कि प्लूरल। ऑप्शन सी कहता है एक्सपेरिमेंट्स विल हैव टू बी कंडक्टेड, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी कहता है एक्सपेरिमेंट्स विल हैव बीन कंडक्टेड, नहीं, एक्सपेरिमेंट्स भी प्लूरल में लिखा गया है और वर्ब की फॉर्म्स भी गलत है। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी द एक्सपेरिमेंट विल बी कंडक्टेड बाय द साइंटिस्ट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86 निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। पढ़ते हैं शीला सेड कोट आई विल हैव कुक्ड द मील, मील का अर्थ है भोजन, बाय द टाइम द गेस्ट्स अराइव, एंड ऑफ द कोट। शीला ने कहा मैं खाना बना चुकी होंगी जब तक अतिथिगण आएंगे। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले पहचाने कि वाक्य किस प्रकार का है। हमें मिला है डायरेक्ट स्पीच का वाक्य। उसके उपरांत रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान दें। रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है, जिसका अर्थ है डायरेक्ट स्पीच में दिए गए वाक्य के टेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाएगा। तो विल हैव हो जाएगा वुड हैव, और सिंपल प्रेजेंट का जो क्लॉज है द गेस्ट्स अराइव, ये बदल जाएगा सिंपल पास्ट में। सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। शीला सेड दैट शी वुड हैव कुक्ड द मील, वो खाना बना चुकी होगी बाय द टाइम द गेस्ट्स अराइव्ड। वुड हैव कुक्ड और अराइव्ड। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है शीला सेड दैट शी विल हैव कुक्ड, नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, वुड हैव कुक्ड होना चाहिए था। ऑप्शन बी कहता है शीला सेड दैट शी वुड हैव कुक्ड द मील बाय द टाइम द गेस्ट्स विल अराइव, नहीं। ऑप्शन सी कहता है शीला सेड दैट शी वुड कुक, नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87 निर्देश मिला है मिस स्पेल्ड शब्द को पहचानिए। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग गलत है, तो हमारा आंसर हो सकता है मात्र ऑप्शन सी रिकमेंडेशन। शब्द रिकमेंडेशन की स्पेलिंग में एक नहीं 2 एम होने चाहिए। सही स्पेलिंग होगी RECOMMENDATION। रिकमेंडेशन का अर्थ है सिफारिश या अनुशंसा। तो अन्य ऑप्शंस पर भी एक नज़र कर लेते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस का अर्थ है परिणाम, स्पेसिमन का अर्थ है किसी चीज़ का प्रतिरूप या नमूना, और इंस्ट्रक्टर का अर्थ है निर्देश देने वाला, सिखाने वाला या उस्ताद। विद्यार्थी फिर से ध्यान दें, रेकमेंडेशन हमारा आंसर है क्योंकि इसकी स्पेलिंग में त्रुटि है। शब्द रेकमेंडेशन का अर्थ है अनुशंसा, सामान्य भाषा में सिफारिश। अन्य किसी ऑप्शन में कोई एरर नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88 निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्य में एक रेखांकित शब्द है, हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे सही शब्द से रिप्लेस करता हो। पढ़ते हैं द मैनेजर डिड नॉट गिव हिज विजडम टू द कैप्टन फॉर एग्जीक्यूटिंग द आइडिया। एग्जीक्यूट का अर्थ है क्रियान्वित करना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी कंसेंट, जिसका अर्थ है सहमति। विद्यार्थी ध्यान दें, विजडम का अर्थ है बुद्धि, यहाँ पर बुद्धि नहीं सहमति शब्द लगना चाहिए। शब्द कंसेंट को वाक्य में लगाकर पढ़ते हैं द मैनेजर डिड नॉट गिव हिज कंसेंट। मैनेजर ने, प्रबंधक ने अपनी सहमति या हामी नहीं दी कैप्टन को कि वह जो उस आइडिया को, उस विचार को क्रियान्वित करे, इसके लिए उसने अपनी हामी या सहमति नहीं दी। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। प्रश्न शब्द विजडम का अर्थ बुद्धि है, रेज का अर्थ है क्रोध, एंगर, फिलेंथ्रपी का अर्थ है परोपकारिता, और अंतिम ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89 निर्देश फिर से वही है, रेखांकित शब्द को रिप्लेस करें सही ऑप्शन से। तो पढ़ते हैं एटलीस्ट, कम से कम 20 students were killed after a school bus fell into a 100-meter deep gauge in Himachal Pradesh's कांगड़ा on Monday। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी गॉर्ज। विद्यार्थी ध्यान दें, प्रश्न शब्द जो रेखांकित है गेज, इसका अर्थ है मापना। आप किसी चीज को गेज कर रहे हैं तो उसको माप या नाप रहे हैं, जबकि आंसर वर्ड गॉर्ज का अर्थ है कोई खड्ड, खाई। हमारा आंसर गॉर्ज होगा। एक बार वाक्य में इसे लगाकर फिर से पढ़ते हैं एटलीस्ट 20 स्टूडेंट्स वर किल्ड आफ्टर अ स्कूल बस फेल इनटू अ 100-meter डीप गॉर्ज इन हिमाचल प्रदेश कांगड़ा ऑन मंडे। कम से कम 20 विद्यार्थियों की मृत्यु हो गई, जान चली गई, जब कल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में
एक बस, स्कूल की बस जो है वो 100 मीटर गहरे खाई या खड्ड में गिर गई। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। शब्द जॉर्ज किसी व्यक्ति का नाम है, जबकि गैरेज जो है आप सभी जानते हैं गैरेज जहां गाड़ी खड़ी की जाती है। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है, पढ़ते हैं। Someone able to use both hands with equal skill. A person who is able to use both his hands equally well is called ambidextrous. Ambidextrous का अर्थ है उभय हस्त। विद्यार्थी ध्यान दें, क्लासिकल भाषा में डेक्स्टर जो शब्द है वो दाहिने हाथ के लिए है। तो एम्बीडेक्स्ट्रस का अर्थ हुआ एक प्रकार से ऐसा व्यक्ति जिसके दोनों हाथ दाएं हैं, अर्थात दोनों हाथ बहुत कुशल हैं। तो एम्बीडेक्स्ट्रस व्यक्ति अपने दोनों हाथों से काम कर सकता है, दोनों हाथों से कुशल होता है। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। डेक्स्ट्रस का अर्थ है कुशल, किंतु दोनों हाथों से कुशल नहीं। अगर आप एक डेक्स्ट्रस वर्कर हैं तो आप एक कुशल निपुण वर्कर हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस हैं तो दोनों हाथों से काम कर सकते हैं। विद्यार्थी एक अन्य गहरे बिंदु पर ध्यान दें। शब्द डेक्स्ट्रस में टी के उपरांत ई होता है, जबकि एम्बीडेक्स्ट्रस में टी के उपरांत ई नहीं होता है। एम्फीबियस का अर्थ है उभयचर, जैसे कि मेंढक, जैसे कि क्रोकोडाइल या मगरमच्छ। तो जो पानी और स्थल, भूमि और जल दोनों में रह सकता है उसे कहते हैं एम्फीबियस। और एम्बिग्यूअस ऑप्शन सी का अर्थ है द्विअर्थी या अस्पष्ट अर्थ वाला, जिसके लिए एक बेहतरीन सिनोनिम हो सकता है इक्विवोकल या फिर कंफ्यूजिंग। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91 में एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है, पढ़ते हैं। क्योर फॉर ऑल डिजीजेस। क्योर का अर्थ है उपचार, ऐसा उपचार जो हर बीमारी को ठीक कर सके, हर रोग की दवा रामबाण औषधि कहलाती है पेनेसिया। पेनेसिया का अर्थ है हर रोग या बीमारी की दवा, रामबाण औषधि, अचूक औषधि। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। क्योरेबल का अर्थ है जिसका उपचार हो सकता हो, ऐसी बीमारी जिसका उपचार हो सकता हो वो क्योरेबल है। इनक्योरेबल इसका विलोम शब्द है, जिसका उपचार नहीं हो सकता, जिसका इलाज नहीं हो सकता, लाइलाज। और नॉस्ट्रम एक बहुत अच्छा शब्द है। नॉस्ट्रम का अर्थ है कोई नीम हकीम की दवा, अर्थात कोई एक ऐसी दवा जिससे लोगों को लगता है कि उपचार हो जाएगा, हालांकि उसकी प्रामाणिकता बिल्कुल भी विश्वास लायक नहीं है। अर्थात कोई ऐसी दवा जो प्लेसिबो है या फिर जो नीम हकीम की दवा है, अर्थात उसकी विश्वसनीयता पूरी तरह से खरी नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए अगले 5 प्रश्न, एक क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स का एक सेट या समुच्चय जिसे हल करने की विधि से आप बखूबी वाकिफ हैं। दिए गए पैसेज को जैसे दिया गया है वैसे पढ़ें, पहली बार में हल करने की चेष्टा ना करें। यदि समय नाकाफी हो, अपर्याप्त हो तो आधा पैसेज पढ़ें फिर उससे हल करें, और हमेशा याद रखें ब्लैंक्स के आगे तक पढ़ें। तो पढ़ते हैं। जोनास कार्लसन एंड रूथ ऑसबॉर्न। विद्यार्थी ध्यान दें, रूथ किसी महिला का नाम होता है और जोनास कार्लसन एक पुरुष है। तो जोनास कार्लसन एंड रूथ ऑसबॉर्न आर 2 शेफ्स। शेफ आप जानते हैं, कुक अक्सर किसी बड़े रेस्टोरेंट या होटल में कुक को शेफ कहा जाता है। दोनों शेफ्स हैं हु डैश अबाउट प्रोमोटिंग, प्रोमोटिंग है बढ़ावा देना, जीरो वेस्ट। जीरो वेस्ट का अर्थ है कोई भी चीज खराब न जाए। इन कुकिंग डैश इट इज इन रेस्टोरेंट्स और एट होम। इट मीन्स इसका अर्थ है यूजिंग एवरी पार्ट ऑफ अ फूड, किसी भोजन या भोजन व्यंजन का प्रत्येक भाग डैश। सो फॉर एग्जाम्पल यू नीडंट पील कैरेट्स। पील का अर्थ है छिलके उतारना, कैरेट्स हैं गाजर। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है 2 शेफ्स हैं, एक महिला एक पुरुष, और वो भोजन में किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहते, उनके सदुपयोग पर विशेष ध्यान देते हैं। तो अब हम इसे हल करते हैं। जोनास कार्लसन एंड रूथ ऑसबॉर्न आर 2 शेफ्स, 2 शेफ्स हैं हु आर पैशनेट। पैशनेट का अर्थ है किसी चीज़ को लेके बहुत उत्साही, जोशीले। अबाउट प्रोमोटिंग जीरो वेस्ट इन कुकिंग। आगे बढ़ने से पहले अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है आर पैशनेटली। नहीं, यहाँ पर हमें जोनास और रूथ 2 नाउन से, नाउन की विशेषता हम एडवर्ब से नहीं एडजेक्टिव से बताते हैं, तो आर पैशनेटली नहीं हो सकता। वॉज और वर नहीं हो सकते, वाक्य प्रेजेंट का है। वर हो सकता है अगर वाक्य पास्ट का होता, लेकिन अभी वो भी नहीं, तो वॉज भी नहीं, वर भी नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है, आर पैशनेट।
आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, who are passionate about promoting zero waste in cooking dash it is restaurants, whether it is in restaurants, whether का अर्थ है चाहे, चाहे ये रेस्टोरेंट्स की बात हो और एट होम, चाहे वो रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हो या घर पे हो, जीरो वेस्ट इन कुकिंग, कुकिंग में वो कोई भी चीज़ खराब या वेस्ट नहीं करना चाहते। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। व्हेनेवर का अर्थ है जब कभी भी, वेदर मौसम वाला वेदर है। ऑप्शन बी और सी आपस में होमोफोन्स हैं, एक उच्चारण के शब्द हैं। ऑप्शन सी वेदर का अर्थ है मौसम और अंतिम ऑप्शन व्हाटएवर का अर्थ होता है जो कुछ भी। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए, वेदर इट इज इन रेस्टोरेंट्स और एट होम it means using every part of a food dash, every part of a food product, भोजन के हर उत्पाद का हर भाग। अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं। प्रोडक्शन है उत्पादन, प्रोडक्टिव है उत्पादक और प्रोड्यूसर है उत्पादनकर्ता। हमारा आंसर ऑप्शन बी प्रोडक्ट उत्पाद ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए, अतः फॉर एग्जाम्पल यू नीडंट पील कैरेट्स, उदाहरण के तौर पर आपको गाजर के छिलके उतारने की आवश्यकता नहीं है। यू कैन डैश स्क्रब ऑफ, यू कैन जस्ट का अर्थ है मात्र, आप स्क्रब ऑफ का अर्थ होता है रगड़ना किसी चीज़ को। यू कैन जस्ट स्क्रब ऑफ द सरफेस, आप सरफेस को थोड़ा रगड़ें और उस पर जो मिट्टी छिलका है थोड़ा बहुत वो उतार लें। रगड़ के उतारने को कहते हैं स्क्रब ऑफ द सरफेस लाइटली, हल्के से, एंड कुक देम, आपको गाजर को जो है वो छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है, पील करने की, आप सिर्फ उसके सरफेस को थोड़ा रगड़ लें और ऊपर से जो मिट्टी या छिलका आदि है वो थोड़ा बहुत उतार लें। स्क्रब ऑफ द सरफेस लाइटली एंड कुक देम। अन्य ऑप्शंस को एक बार एक नज़र कर लेते हैं। रेयरली का अर्थ है बहुत कम या दुर्लभ, स्केयर्स। सेल्डम का अर्थ भी यदा कदा या बहुत कम है। ऑप्शन बी और सी आपस में सिनोनिम्स है, बहुत कम, दुर्लभ, यदा कदा। और अंतिम ऑप्शन नेवर का अर्थ है कभी नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन ए जस्ट रहेगा, जिसका अर्थ है मात्र या केवल। आगे बढ़ते हुए, यू कैन जस्ट स्क्रब ऑफ द सरफेस लाइटली एंड कुक देम, यू कैन ऑल्सो फाइंड वेज टू डैश, यू कैन ऑल्सो फाइंड वेज टू रीयूज, आप उन तरीकों को भी ढूंढ सकते हैं टू रीयूज, फिर से काम में लें, एंड रिसाइकल, फिर से रिसाइकल करें, दोबारा प्रयोग में लें किसी अन्य रूप में। बाई प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट है किसी प्रोडक्ट से बना हुआ कोई चीज़, किसी उत्पाद से निकला हुआ अन्य उत्पाद। बाई प्रोडक्ट्स लाइक यूजिंग कॉफ़ी ग्राउंड्स, कॉफ़ी ग्राउंड्स है कॉफ़ी का जो अवशेष बचता है उसे कहते हैं कॉफ़ी ग्राउंड्स। टू मेक बिस्किट्स, आप उनसे बाई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उत्पाद से अन्य उत्पाद, जैसे कॉफ़ी के बचे हुए अवशेष से आप बिस्किट्स बना सकते हैं। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। टू रीडू, रीडू का अर्थ है किसी किए हुए काम को दोबारा करना, बिल्कुल नहीं। टू रीडन ग्रामेटिकली भी गलत है, टू बी रीडन होना चाहिए था, वैसे भी टू बी रीडन नहीं होगा क्योंकि हमें वाक्य जो है वो प्रेजेंट में लिखना है। टू रीयूज्ड या टू बी रीयूज्ड जो सही ग्रामेटिकल रूप होता वो भी आंसर नहीं हो सकता। रीयूज का अर्थ है पुनः प्रयोग करना और वाक्य प्रेजेंट में हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए, सवाल संख्या 97 रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न है। हमें 4 वाक्य मिले हैं जिनका क्रम रैंडम या बेतरतीब है। हमारा काम है हम इन्हें पढ़ें और सही क्रम में अनस्क्रैम्बल करें, रीअरेंज करें। तो पढ़ते हैं। देयर आर मैनी गैजेट्स, गैजेट्स का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उपकरण, दैट आर ऑपरेटेड बाई अ रिमोट कंट्रोल एंड कंटेन अ सिलिकॉन चिप। ऐसे कई गैजेट्स हैं, ऐसे कई डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक जो कि रिमोट कंट्रोल से चालित होती हैं, चलती हैं और उनके अंदर एक सिलिकॉन चिप होती है। दिस प्रोड्यूसेस एन इंफ्रारेड बीम, बीम का अर्थ है एक प्रकार की किरण, इंफ्रारेड एक किरण का या विद्युत चुंबकीय किरण का प्रकार है। स्पेक्ट्रम में रेड से नीचे को कहते हैं इंफ्रारेड, ये दिखती नहीं है। इंफ्रारेड बीम एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणें, मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का अर्थ है विद्युत चुंबकीय, वेव्स का अर्थ है तरंग, ये बनी हुई होती है। इंफ्रारेड बीम जो होती है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी हुई होती है। When a button is pressed on the remote control, जब आप किसी रिमोट कंट्रोल के किसी बटन को प्रेस करते हैं, उस बटन को दबाया जाता है, द चिप जो सिलिकॉन चिप है सेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन,
तो जब किसी रिमोट कंट्रोल पर किसी बटन को दबाया जाता है तो उसके अंदर की जो चिप या सिलिकॉन चिप है वो एक विद्युत चुंबकीय वाइब्रेशन का अर्थ है कंपन को शुरू कर देती है, भेज देती है। द बीम कैरीज, बीम अपने साथ क्या लेकर जाती है? अ कोडेड सिग्नल, एक संकेत या कोड के रूप में सिग्नल को लेकर जाती है फॉर ऑपरेटिंग द सिस्टम, सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि रिमोट कंट्रोल कैसे ऑपरेट करता है इसके बारे में। ये एक पैसेज रहा होगा जिसके सेगमेंट्स को या वाक्यों को बेतरतीब या रैंडम क्रम में लिख दिया गया है। हमारे पास जो दो बेहतरीन सीक्वेंसेस बनते हैं वो है AC और BD। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी खंड मात्र A ही हो सकता है। There are many gadgets that are operated by a remote control and contain a silicon chip, और उनमें एक सिलिकॉन चिप होती है। उसके उपरांत C, when a button is pressed on the remote control, the chip sets off an electromagnetic vibration। जब बटन दबाते हैं तो चिप से निकलता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन, वो शुरू हो जाता है, उसमें से निकलता है। उसके उपरांत खंड B, दिस प्रोड्यूसेस, जिससे क्या उत्पन्न होता है? एक इंफ्रारेड बीम, इंफ्रारेड किरण से निकलती है, मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती है। और अंतिम खंड मात्र D ही हो सकता है, और जो ये बीम है, इंफ्रारेड बीम है, कैरीज अ कोडेड सिग्नल, इसमें कोडेड संकेत होता है फॉर ऑपरेटिंग द सिस्टम्स। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले खंड A, फिर C और फिर B तथा D। हमारा आंसर हो सकता है मात्र ऑप्शन C, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 98, एक बार फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का एक प्रश्न है, फिर से पढ़ते हैं फिर हल करते हैं। इट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का अर्थ है वायुमंडल। ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर सराउंडेड बाई एयर, सराउंडेड होता है घिरे होना, पृथ्वी के सारे भाग वायु से घिरे हुए हैं। लिविंग बीइंग्स ब्रीद इन, ब्रीद इन का अर्थ है श्वास लेना, एंड ब्रीद आउट अर्थ है श्वास छोड़ना। दी एयर ऑल द टाइम, जो जीवित प्राणी है वो लगातार हमेशा ही, ऑल द टाइम यानी हमेशा ही श्वास लेते और छोड़ते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, इस प्रक्रिया को कहा जाता है श्वसन। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है श्वसन की प्रक्रिया के बारे में है। हमारे पास जो बेहतरीन लिंक्स हैं वो है कि सबसे पहले खंड होना चाहिए B, उसके उपरांत होने चाहिए A, C तथा D। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी खंड B, ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर सराउंडेड बाई एयर, पृथ्वी के सारे भाग वायु से घिरे रहते हैं। उसके उपरांत A, इट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, और इस वायु से घिरे होने की स्थिति को कहा जाता है एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। उसके उपरांत मात्र खंड C हो सकता है, लिविंग बीइंग्स ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट द एयर ऑल द टाइम, और जो जीवित प्राणी है वो लगातार श्वास लेते और छोड़ते रहते। अंतिम खंड मात्र D ही हो सकता है। दिस प्रोसेस, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है रेस्पिरेशन या फिर श्वसन। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले B, फिर A, C तथा D। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन C ही हो सकता है, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 99, निर्देश है सिलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग गलत है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन B, रॉन्डिवू। शब्द रॉन्डिवू में O तथा S के बीच में एक U भी होना चाहिए था। शब्द रॉन्डिवू की सटीक स्पेलिंग है RENDEZVOUS। विद्यार्थी इस बात पर विशेष ध्यान दें, शब्द का उच्चारण क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, रॉन्डिवू। देखने में ये जरूर आपको रेंडेजवस दिखता होगा, उच्चारण है रॉन्डिवू। रॉन्डिवू का अर्थ है किसी से तय समय पर या व्यवस्था के अनुसार की गई मुलाकात या फिर मुलाकात का अरेंजमेंट। तो कोई मीटिंग या मीटिंग का अरेंजमेंट जो पूर्व निर्धारित हो कहलाती है रॉन्डिवू। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए एक बहुत अच्छा शब्द है, रिनेसेंस। विद्यार्थी ध्यान दें, इस शब्द का ब्रिटिश उच्चारण है रिनेसेंस, जबकि इसका जो फ्रेंच उच्चारण है जो भी काफ़ी पॉपुलर है वो है रिनेसॉन्स। तो आपको जैसा अच्छा लगे, रिनेसेंस अथवा रिनेसॉन्स का अर्थ है पुनर्जागरण। एक ऐसा समय जब समाज में बहुत बदलाव और जागृति आ रही हो कहलाता है रिनेसेंस या फिर रिनेसॉन्स। पुनर्जागरण। ऑप्शन सी रेम्यूनरेशन का अर्थ है वेतन, और
प्रोक्रेस्टिनेट का अर्थ है टाल मटोली करना, किसी काम को बाद में करने की प्रवृत्ति, टाल मटोली को प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेट का अर्थ हुआ टाल मटोल करना। इसके लिए एक अच्छा सिनोनिम हो सकता है डॉडल। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन बी ही रहेगा, अन्य किसी ऑप्शन की स्पेलिंग में कोई एरर नहीं है। आगे बढ़ते हुए अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 100, हमारा निर्देश है फाइंड द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो प्रश्न शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची देता हो। शब्द है फ्यूज, फ्यूज का अर्थ है मिलाना। विद्यार्थी ध्यान दें, दो विभिन्न तरह के संगीतों को जब मिलाया जाता है तो उसे फ्यूजन म्यूजिक कहा जाता है। तो फ्यूज का अर्थ है मिलाना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी कंबाइन, मिलाना, मिश्रण करना। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। करेक्ट का अर्थ है सही या ठीक करना, जैसी भी स्थिति हो। अनयूज्ड का अर्थ है जिसका प्रयोग नहीं किया गया है। और कॉम्बिनेशन का अर्थ है मिश्रण या संयोग। विद्यार्थी ध्यान दें, फ्यूज एक वर्ब है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी कंबाइन होगा, ना कि ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन जो कि एक नाउन है। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। सो ये था आपका एनालिसिस पेपर 838 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे असर के लिए वीडियो को फिर से देखें, एनालिसिस में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें, एनालिसिस में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, और बहुत बेहतर होगा इन शब्दों, इन इडियम्स आदि का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।